चैप्टर सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। 1858 के बाद ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज को काफी चेंज किया। पहले वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन 1857 के बाद उन्होंने अपने पॉलिसीज को रिएक्शनरी बना दिया। ये शिफ्ट मेनली उनके फियर की वजह से था कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस देना उनके कंट्रोल के लिए डेंजरस हो सकता है। आइए कि ब्रिटिश पॉलिसीज पोस्ट 1858 को देखते हैं। शिफ्ट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन टू रिएक्शनरी पॉलिसीज। प्री 1857 में ब्रिटिश ने मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स का प्लान बनाया था, जैसे एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज को रिएक्शनरी बना दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस देना उनके लिए डेंजरस हो सकता है। उन्होंने अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। डिवाइड और एंड रूल एक फेमस ब्रिटिश पॉलिसी थी, जिसमें उन्होंने इंडियंस को डिवाइड कर दिया था ताकि वो यूनाइटेड ना हो सके और उनका रेजिस्टेंस कम हो। ब्रिटिश ने रिलीजन, कास्ट और रीजन के बेसिस पे डिवीजन क्रिएट किया, जिससे यूनाइटेड मास एक्शन उनके अगेंस्ट ना हो सके। इस पॉलिसी का मेन एम था कि इंडियंस के बीच यूनिटी ना हो और उन्हें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ना चलना दिया जाए। डिवाइड एंड रूल का मतलब है डिसेंशन क्रिएट करना या डिवाइड करना लोगों को, ताकि उनमें यूनिटी ना हो। इस स्ट्रेटेजी से ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल बनाए रखा। अब हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स एजुकेटेड इंडियंस। एजुकेटेड इंडियंस जो कि मिडिल क्लास थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन की डिमांड कर रहे थे। ये उनके लिए थ्रेट था, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि अगर इंडियंस को पार्टिसिपेशन दिया गया तो वो उनके रूल को चैलेंज कर सकते हैं। चार्ल्स हुड, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, चार्ल्स हुड का फेमस कोट था, ऑल एक्सपीरियंस टीचर्स अस दैट वेयर ए डोमिनेंट रेस रूल अनदर, द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेस्पोटिज्म। इसका मतलब था कि ब्रिटिश को अपने रूल को मेंटेन करना था, और इसलिए उन्होंने एजुकेटेड इंडियंस को हॉस्टाइल अप्रोच से देखा। डेस्पोटिज्म का मतलब है एब्सोल्यूट पावर का होना, जिसमें रूलर को कोई चेक या बैलेंस नहीं होते। ब्रिटिश ने अपने रूल को डेस्पोटिक बनाया था ताकि वो अपने कंट्रोल को मेंटेन कर सके। अब एटीट्यूड टुवार्ड्स जमींदार्स। जमींदार्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स और प्रिंसेस को ब्रिटिश ने अपने अलायंस बनाने के लिए यूज किया। उन्हें नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंसिया के अगेंस्ट काउंटरवेट के रूप में रखा। जमींदार्स को नेचुरल लीडर के रूप में प्रमोट किया गया और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, ताकि वो पीजेंट्स के अगेंस्ट ब्रिटिश का सपोर्ट कर सके। अवध के तलकदार यानी कि लैंडलॉर्ड्स को 1857 से पहले उनका लैंड कॉन्फिस्टिकेट किया गया था, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें सपोर्ट किया, जिससे उनका लॉयल्टी ब्रिटिश के साथ बना रहे। एटीट्यूड टुवार्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। ब्रिटिश ने सोशल रिफॉर्म्स को विड्रॉ कर दिया जब उन्होंने देखा कि ये रिफॉर्म्स ऑर्थोडॉक्स यानी कि ट्रेडिशनल ग्रुप के लिए अपोजिशन क्रिएट करते हैं। ब्रिटिश ने कास्ट और कम्युनल कॉन्शियसनेस को इनकरेज किया, जिससे रिएक्शनरी फोर्स को सपोर्ट मिल सके और वो अपनी कंट्रोल को मेंटेन कर सके। अब अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन के लिए ब्रिटिश ने ज्यादा पैसा नहीं दिया। आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा पैसा स्पेंड किया गया। जो फैसिलिटीज बनाई गई थी वो इलाइट सेक्शन और अर्बन एरिया के लिए थी, ना कि रूरल एरिया के लिए। सोशल सर्विस का डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ब्रिटिश का मेन फोकस अपने कंट्रोल को मेंटेन करना था, ना कि इंडियन सोसाइटी की वेलफेयर पे। अब बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया। 19th सेंचुरी इंडिया में फैक्ट्रीज और प्लांटेशन में लेबर कंडीशन काफी मिजरेबल थी। ब्रिटिश रूल के दौरान वर्कर को बहुत कम वेजेज मिलती थी और उन्हें बुरा ट्रीट किया जाता था।
लैंकाशायर टेक्सटाइल कैपिटलिस्ट की लॉबी ने पहली बार फैक्ट्री कंडीशन के इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, जिससे लेबर रिफॉर्म्स का सफर शुरू हुआ। आइए की लेबर्स लेजिस्लेशन को देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया गया जो चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करता था। प्रोविजन ऑफ द एक्ट को देखते हैं। चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर को एम्प्लॉयमेंट देना प्रोहिबिटेड था। चिल्ड्रन वर्किंग आवर को 9 आवर पर डे तक रेस्ट्रिक्ट किया गया था। चिल्ड्रन को 4 हॉलीडेज पर मंथ दिए जाते थे। हजार्डस मिशनरीज को प्रॉपरली फेंस ऑफ करना जरूरी था। चाइल्ड लेबर का मतलब है बच्चों को काम करना जो उनकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए हार्मफुल होता है। 1881 के फैक्ट्री एक्ट ने चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। अब इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891। 1891 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट को रिवाइज किया गया, जिसमें चाइल्ड लेबर के रूल को और स्ट्रिक्ट किया गया। आइए देखते हैं चेंजेस को। मिनिमम एज फॉर चिल्ड्रन को 7 से 9 ईयर कर दिया गया। मैक्सिमम एज फॉर चिल्ड्रन को 12 से 14 ईयर तक बढ़ा दिया गया। चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम वर्किंग आवर को 7 आवर पर डे तक लिमिट कर दिया गया। वुमेन के लिए मैक्सिमम वर्किंग आवर को 11 आवर पर डे रखा गया और उन्हें 1.5 घंटे का इंटरवल दिया गया। मेन के लिए वर्किंग आवर का रेगुलेशन नहीं था और सभी वर्कर को वीकली हॉलीडे दिया गया। अब एक्सक्लूजन ऑफ ब्रिटिश ऑन टी एंड कॉफी प्लांटेशन। ब्रिटिश ऑन टी और कॉफी प्लांटेशन को इंडियन फैक्ट्री एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया था। यहाँ पर लेबरर्स को बड़ी बेइज्जती और रूथलेस ट्रीटमेंट दिया जाता था। प्लांटेशन में काम करने वाले लेबरर को एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता था और उनके लिए कोई प्रॉपर लेबर लॉज नहीं थे। अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज को देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस। नेशनलिस्ट ने प्रेस और मीडिया का यूज करके ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी ताकि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप था और नेशनलिस्ट के आर्टिकल्स और राइटिंग को सप्रेस किया गया था। व्हाइट रेसिज्म। ब्रिटिश ने व्हाइट सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए रेसिस्ट पॉलिसी एडॉप्ट की थी। इंडियंस को हायर पोजीशन में नहीं रखा जाता था और उन्हें पब्लिक स्पेसेस से भी एक्सक्लूड किया जाता था। अल्जिन का फेमस कोट था, वी कुड ओनली गवर्न बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी वेयर द डोमिनेंट रेस, दो इंडियंस इन सर्विस शुड बी इनकरेज। देयर इज ए पॉइंट at which we must reserve the control to ourselves if we are to remain at all। इसका मतलब था कि ब्रिटिश को अपने रूल को मेंटेन करना था और उन्होंने अपने सुपेरिटी को मेंटेन करते हुए इंडियंस को इनफेयर दिखाया। अब बात करते हैं एग्रेरियन इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। जब ब्रिटिशर्स ने दीवानगी राइट्स 1765 में एक्वायर किया तो एग्रीकल्चर को इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। पहले एग्रीकल्चर सिर्फ रूरल इकोनॉमी का पार्ट था, लेकिन अब ये ओवरऑल इकोनॉमी का मेजर कंपोनेंट बन गया। इसके बाद लैंड टेन्यूर और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस और एग्रीकल्चर की डिक्लाइन का रीजन बना। आइए समझते हैं वेरेन हेस्टिंग रेवेन्यू सिस्टम 1769 to 70 को देखते हैं। वेरेन हेस्टिंग्स ने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को ऑर्डरली बनाने के लिए इजारेदारी सिस्टम को एडॉप्ट किया। इस सिस्टम को फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मेन एम था कि रेवेन्यू कलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए, लेकिन इस सिस्टम ने पीजेंट्स के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट किए। की फीचर्स ऑफ द वेरेन हेस्टिंग रेवेन्यू सिस्टम को देखते हैं। फर्स्ट, इजारेदारी सिस्टम, जिसे फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। इजारेदारी सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर को रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स बाइंडिंग सिस्टम के थ्रू सेलेक्ट किए जाते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स को 5 साल के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो 1777 में एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया था। कॉन्ट्रैक्टर्स फोकस ऑन प्रॉफिट।
कॉन्ट्रैक्टर्स का मेन फोकस प्रॉफिट था और पीजेंट्स के वेलफेयर को इग्नोर किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक्सेसिव बिड्स लगाई थी जो लैंड की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा थी। इससे पीजेंट्स पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सटॉर्शन करते थे। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल जमींदार, जमींदार जो पहले से लैंड का कंट्रोल रखते थे उन्हें डिस्करेज किया गया था बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इससे काफी हेरिडिटरी जमींदार्स को हटा दिया गया। जमींदार को अपनी लैंड्स का कंट्रोल खो देना पड़ा और कॉन्ट्रैक्टर को रेवेन्यू कलेक्टर का कंट्रोल मिल गया। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, करप्शन काफी बढ़ गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी प्रॉफिट के लिए पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये मिसमैनेजमेंट का रीजन बना और रेवेन्यू सिस्टम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता था। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लैंड के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आई क्योंकि पीजेंट्स को एक्सप्लोटेशन का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें अनरीजनेबल डिमांड और हाई टैक्सेस के चलते अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। लैंड टेन्यूर सिस्टम में चेंजेस की वजह से ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को डिस्टर्ब किया गया और पीजेंट क्लास को फाइनेंशियली स्ट्रेन किया गया। ट्रेड प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हुई क्योंकि लैंड के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो सिस्टम एडॉप्ट किए गए उनमें पीजेंट्स को ज्यादा बर्डन दिया गया था। अब बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट 1776। परमानेंट सेटलमेंट कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ उसको देखते हैं। फिलिप फ्रांसिस जो वेरेन हेस्टिंग के काउंसिल मेंबर थे, उन्होंने 1776 में परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का प्रपोजल दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवेलिस को गवर्नर जनरल बनाया गया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जमींदार्स के साथ परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया जाए। कॉर्नवेलिस ने एक कमिटी बनाई थी जिसमें उन्होंने सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट को इंक्लूड किया ताकि इस इशू को थोरोली एग्जामिन किया जा सके। आइए फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं। टेरिटोरियल कवरेज, ये सेटलमेंट 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया के टेरिटोरी में अप्लाई की गई थी। सबसे पहले ये बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस की गई थी और बाद में उड़ीसा, बनारस और नॉर्दर्न मद्रास तक एक्सटेंड की गई थी। जमींदार्स को प्रोप्राइटरी राइट्स, जमींदार्स को अपने लैंड पर प्रोप्राइटरी राइट्स दिए गए, मतलब उनको अपनी लैंड का ऑनरशिप दिया गया जिससे वो अपने जमीन को बेच मोर्टगेज या ट्रांसफर कर सकते थे। रेवेन्यू सिस्टम 1790 में 10 ईयर सेटलमेंट की गई थी जो 1793 में परमानेंट कर दी गई। फिक्स्ड टैक्स लगा दिया गया था जो जमींदार्स को कल्टीवेटर्स से कलेक्ट करना था। जमींदार्स को रेवेन्यू का एक हिस्सा रखने की इजाजत थी जो 1/10 to 1/11 तक था। बाकी का रेवेन्यू कंपनी गवर्नमेंट को दिया जाता था। लैंड ओनरशिप राइट्स, लैंड ओनरशिप राइट्स जमींदार को दिए गए और उनको अपने लैंड को सेल, मॉर्टगेज या ट्रांसफर करने की फ्रीडम थी। इनहेरिटेंस राइट्स भी जमींदार्स को दिए गए, मतलब वो अपनी जमीन अपने हेयर्स को ट्रांसफर कर सकते थे। सनसेट क्लॉज 1794 में एक सनसेट क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया जो ये कहता था कि जमींदारी राइट्स टैक्स पेमेंट पर डिपेंड करते थे। अगर जमींदार ने टैक्स नहीं दिया तो उनका जमींदारी राइट्स खत्म हो जाता था। अब शॉर्ट कमिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं। हाई रेवेन्यू रेट, रेवेन्यू रेट को काफी हाई फिक्स किया गया था जो जमींदार्स के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का रीजन बना। जमींदार्स को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता था जो उनके लिए मुश्किल हो गया था। सब इन्फ्यूडेशन एंड अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, जमींदार्स ने अपने स्टेट्स को स्मॉल लॉट में डिवाइड कर दिया। इससे सब इन्फ्यूडेशन हुई
मतलब जमींदार ने अपने लैंड को छोटे लैंड होल्डर्स को दिया और अपने कंट्रोल को छोड़ा। अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी बढ़ गई, जिसमें जमींदार अपनी लैंड पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते थे और सिर्फ रेंट एक्सट्रैक्शन में इंटरेस्टेड थे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री। जमींदार ने कल्टीवेटर को रिटर्न एग्रीमेंट, जिसे पट्टा कहा जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं दिया, जिससे वो एक्सप्लॉयड हो गए। पीजेंट को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था और वो मनी लेंडर के हाथ में चले गए, जहां उनको हाई इंटरेस्ट रेट देने पड़ते थे। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट। जमींदार का फोकस सिर्फ रेंट एक्सट्रैक्शन पर था, उन्होंने अपनी लैंड को इम्प्रूव नहीं किया। एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट और लैंड डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिव व नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट फॉर कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी फिक्स थे। इसलिए कंपनी को फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का सामना करना पड़ता था और उनके लिए अपने एक्सपेंडिंग एम्पायर को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। अब बात करते हैं रोएटवारी सिस्टम 1792, जो थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल रीजन में इंट्रोड्यूस किया था। यह सिस्टम 1820 में फॉर्मलाइज किया गया और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी के कई एरिया में एक्सटेंड किया गया, एक्सेप्ट दोज एरिया जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर थे। चलिए समझते हैं इसके फीचर्स देखते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू कलेक्शन को डायरेक्टली विलेज से करना, बिना किसी इंटरमीडियरीज के। यानी कंपनी गवर्नमेंट ने पीजेंट से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। टैक्स रेट को 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस से सेट किया गया था, मतलब जो भी पीजेंट्स अपनी जमीन से प्रोड्यूस करते थे उसका 1/3 उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ऑनरशिप राइट्स। रॉयट्स को लैंड ऑनरशिप के राइट्स दिए गए थे, उनको अपनी जमीन को सेल, ट्रांसफर और सबलेट करने की पूरी आजादी थी। इस सिस्टम में लैंड ओनरशिप पर कोई लिमिट नहीं थी। नॉन परमानेंट सेटलमेंट। ये एक नॉन परमानेंट सेटलमेंट था, मतलब हर कुछ साल बाद रेवेन्यू रेट को रिवाइज किया जाता था। बैरन लैंड कल्टीवेशन। अगर कोई जमीन बैरन थी तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन अगर कोई रेट उस जमीन को कल्टीवेट करता तो उसे रेवेन्यू शेयर करना पड़ता था। अब चैलेंजेज एंड कोएर्सियन अंडर द रोएटवारी सिस्टम। आर्बिट्रेरी टैक्सेशन। पीजेंट्स यानी कि रेट्स को अक्सर आर्बिट्रेरी टैक्स फाइन का सामना करना पड़ता था। टैक्स का कैलकुलेशन पुरानी पेमेंट के बेसिस पर होता था, जो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता था। हाई टैक्स बर्डन। टैक्स रेट को 1/3 ऑफ द ग्रोस प्रोड्यूस रखा गया था, जो कि इकोनॉमिक रेंटल के बराबर था। इससे पीजेंट्स को पॉवर्टी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन को बेहतर तरीके से कल्टीवेट करने का पैसा नहीं होता था। रोएट्स को कोर्ट्स किया जाता था, मतलब इनको फोर्स किया जाता था ताकि वो टैक्स दे। अगर वो टैक्स नहीं देते तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ये कोर्कियन और टॉर्चर काफी सीरियस इशू थे, जिससे बॉन्डेज टू मनी लेंडर भी बढ़ गया था। मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट 1855 ने ये रिवील किया कि कोर्कियन ब्राइवरी और करप्शन काफी बढ़ गया था, जो सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल के थ्रू होता था। अब रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी को देखते हैं। लैंड सर्वे एंड टैक्स रिडक्शन। 1855 में एक साइंटिफिक लैंड सर्वे किया गया, जिसमें फ्रेश असेसमेंट की गई और टैक्स बर्डन को रिड्यूस किया गया। इससे पीजेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिला। रिफॉर्म सेटलमेंट 1864 में रिफॉर्म सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें रेवेन्यू रेट को हाफ ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस सेट किया गया था और ये 30 इयर्स के लिए फिक्स किया गया था।
एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी डिस्पाइट फेमाइन। इस सिस्टम के बाद एग्रीकल्चर में प्रोस्पेरिटी दिखी गई चाहे फेमाइन आए हो। ये सिस्टम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को प्रमोट करता था जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता था। अब एक्सपेंशन ऑफ रोएटवारी सिस्टम को देखते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी रोएटवारी सिस्टम को इल्फिंस्टन के सुपरविजन में एक्सटेंड किया गया जब पेशवाज टेरिटरी को 1818 में कॉन्क्वेयर किया गया। ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू डिमांड को 55% ऑफ नेट प्रोड्यूस फिक्स किया गया था जो एक फॉल्टी सर्वे पर बेस्ड था। इस वजह से ओवर असेसमेंट हुई और पीजेंट्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इम्प्रूवमेंट बाय विनगेट एंड गोल्डस्मिथ 1836। विनगेट और गोल्डस्मिथ ने 1836 में सिस्टम को इम्प्रूव किया और डेक्कन के काफी एरिया में इस सिस्टम को 1865 तक एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंशन टू अदर रीजन। रोएटवारी सिस्टम को बेरार, ईस्ट बंगाल, आसाम और कुर्ज तक भी एक्सटेंड किया गया। अब बात करते हैं महलवारी सिस्टम 1819 टू 1822। महलवारी सिस्टम जो होल्ट मैकेंजी ने 1819 में नॉर्दर्न इंडिया के लिए रिकमेंड किया था। यह सिस्टम रेगुलेशन 7 ऑफ 1822 के थ्रू फॉर्मलाइज किया गया। इसका मेन एम था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को विलेज बेस्ड सिस्टम के थ्रू सिंप्लीफाई करना। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। महल, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेज। इस सिस्टम का मेन यूनिट था महल जो कि एक विलेज या विलेजेस का ग्रुप होता था। रेवेन्यू असेसमेंट भी महल के बेसिस पर किया जाता था, मतलब एक महल के टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर टैक्स डिसाइड किया जाता था। विलेज कम्युनिटी ओनरशिप। महलवारी सिस्टम में विलेज कम्युनिटी को लैंड का ओनर माना गया, लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप कल्टीवेटर के पास थी, यानी जो लोग खेती करते थे उनको लैंड का राइट्स था, लेकिन विलेज कम्युनिटी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रेवेन्यू कलेक्शन बाय विलेज हेडमैन। रेवेन्यू कलेक्शन और पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज हेडमैन के ऊपर थी। हेडमैन या विलेज लीडर को गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता था और वो टैक्स कलेक्शन में हेल्प करते थे। स्टेट रेवेन्यू शेयर। स्टेट का शेयर इनिशियली 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू रखा गया था, लेकिन बाद में 50% कर दिया गया था। ये रेवेन्यू शेयर पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। एवरेज रेंट फॉर डिफरेंट सॉइल क्लासेस। बेंटिक के ऊपर एक एवरेज रेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अलग अलग सॉइल क्लासेस के लिए अलग अलग रेंट डिसाइड किया गया था। अब चैलेंजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ द महलवारी सिस्टम को देखते हैं। इम्प्रैक्टिकली ऑफ रिकॉर्डिंग राइट्स। लैंड राइट्स को रिकॉर्ड करना और हर पीस ऑफ लैंड पर टैक्स फिक्स करना काफी इम्प्रैक्टिकल था। यह सिस्टम कॉम्प्लेक्स था और इसमें एरर भी होते थे। इनएक्यूरेट एंड मैनिपुलेटेड कैलकुलेशन। ऑफिशियल कैलकुलेशन अक्सर गेस वर्क पर बेस होते थे, जिससे मैनिपुलेशन भी होता था। ये कैलकुलेशन इनएक्यूरेट होते थे और रेवेन्यू को आर्टिफिशियली इंक्रीज करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता था। एक्सऑर्बिटेंट टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाते थे, जो विलेज कम्युनिटीज को ड्यून कर देते थे। हाई टैक्सेस की वजह से पीजेंट्स को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या मनी लेंडर्स के हाथ में जमीन चली जाती थी। डिस्पोसेशन ऑफ लैंड। टैक्स रेट को मीट करने में पीजेंट फेल हो जाते थे और इस वजह से उनकी जमीन मनी लेंडर्स और मर्चेंट के पास चली जाती थी। ये लैंड के डिस्पोसेशन की वजह से बन गया था। महलवारी सिस्टम ने नॉर्थ इंडिया के कल्टीवेटिंग कम्युनिटीज को गरीब बना दिया। ज्यादा टैक्सेस और लैंड के डिस्पोसेशन ने उनको पॉवर्टी में डाल दिया। 1857 के अपराइजिंग में भी इस सिस्टम के खिलाफ रीसेटलमेंट देखी गई थी। पीजेंट्स और विलेजर्स को इस सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम थी।
जो उनके डिसकॉन्टेंट और रिबेलियन का रीजन बना। अब बात करते हैं ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी टिल 1813। बात करेंगे कि ब्रिटिश सोशल और कल्चरल पॉलिसीज कैसे थी 1813 तक, और कैसे उनमें चेंजेज आए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन ने दुनिया में नई सोच दी। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी 1813 तक। 1813 तक ब्रिटिश का सोशल और कल्चरल पॉलिसी काफी नॉन इंटरफेरेंस थी, यानी वो इंडियन सोसाइटी के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। उनका मेन फोकस था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल कंट्रोल पे। पोस्ट 1813 चेंजेस। 1813 के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज में चेंजेस आने लगे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट से इन्फ्लुएंस थे। चलिए इन चेंजेस को समझते हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने यूरोप में इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लाए। इसके बाद ब्रिटिश को लगने लगा कि उन्हें सोशल रिफॉर्म और कल्चरल चेंजेस को सपोर्ट करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के थ्रू नए आइडियाज जैसे रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दी गई। ये नए आइडियाज दुनिया की सोच को बदल रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मैसेज दिया, जो ब्रिटिश थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। इस रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। रेशनलिज्म और साइंटिफिक थिंकिंग काफी इम्पोर्टेंट हो गई। बेकन, लोक, वोल्टेयर, रोसियो, कांत, एडम स्मिथ, बेंथम, वर्डवर्थ, बायर, शेल्ली और डिकेंस जैसे फिलोसफर्स ने नए आइडियाज दिए जो ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम और प्रोग्रेस पर फोकस करते थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू थॉट्स को देखते हैं। रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का मतलब है रीजन और लॉजिक पर विश्वास करना। यह सोच थी कि हर चीज को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझा जा सकता है। ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म एक ऐसी सोच थी जिसमें मानवता और ह्यूमन वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दी गई। यह सोच लिबरलिज्म, सोशलिज्म और इंडिविजुअलिज्म को भी सपोर्ट करती थी। मतलब हर इंसान की फ्रीडम और राइट्स को रेस्पेक्ट करना जरूरी था। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस का मतलब था कि नेचर और सोसाइटी को रेशनल तरीके से रीमॉडल किया जा सकता है। इसमें प्रोग्रेस को इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट के रूप में देखा गया। अब स्कूल ऑफ थॉट्स को देखते हैं। कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो मिनिमम चेंजेस के सपोर्ट में थे और इंडियन सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करते थे। उनका मानना था कि इंडियन कल्चर को उतना ही प्रिजर्व करना चाहिए जितना जरूरी हो। वेरेन हेस्टिंग और एडमुंड बुर्के जैसे थिंकर इस स्कूल ऑफ थॉट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पैटर्नलिस्टिक इंपेरियलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक इंपेरियलिस्टिक वो लोग थे जो इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते थे और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्लेवमेंट को जस्टिफाई करते थे। इनका मानना था कि ब्रिटिश को इंडिया में सिविलाइज करने का राइट्स है। रेडिकल। रेडिकल वो लोग थे जो ह्यूमनिस्टिक और रेशनल थॉट को अप्लाई करके इंडिया में इम्प्रूवमेंट चाहते थे। उन्होंने वेस्टर्न साइंस, फिलोसफी और लिटरेचर को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। इंडियन रिनेसेंस के लीडर जैसे राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बीएम मालाबारी ने सोशल रिफॉर्म्स और लेजिस्लेशन के लिए काफी काम किया। अब इंडियन रेनेसेंस एंड सोशल रिफॉर्म। इंडियन रेनेसेंस एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें सोशल रिफॉर्म्स और कल्चरल चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट थे। राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बीएम मालाबारी जैसे लीडर ने सोशल इविल को कंट्रोल करने और उन्हें इरेडिकेट करने के लिए काफी एफर्ट किए। उन्होंने सती, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटीज जैसे सोशल इविल को दूर करने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं
कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन। कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कुछ एस्पेक्ट्स में मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस की, लेकिन उन्होंने पार्शियल मॉडर्नाइजेशन को एडॉप्ट किया, यानी कुछ चीजों में चेंज लाए और कुछ चीजों को रोक दिया। उनका मेन फियर था कि अगर वो ज्यादा मॉडर्नाइज करेंगे तो इंडिया में ऐसे फोर्स बन सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की और वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू नेटिव कल्चर और बिलीफ्स को अंडरमाइन करने की कोशिश की। ये उनका मेन एम था कि इंडियन सोसाइटी को अपनी रिलीजन और कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करें। स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश की। इससे वो नेटिव कल्चर को अंडरमाइन कर रहे थे और वेस्टर्न वैल्यू को प्रमोट कर रहे थे। बैक्ड रेडिकल। मिशनरीज ने उन रेडिकल को सपोर्ट किया जो साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और साइंटिफिक थिंकिंग को इनकरेज किया। एडवोकेटेड लॉज एंड ऑर्डर। मिशनरीज ने लॉज एंड ऑर्डर को प्रमोट किया। इससे उनका मेन एजेंडा था कि वो अपनी क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को इंडिया में स्टेब्लिश कर सके। कैपिटलिस्टिक सपोर्ट्स। मिशनरीज ने कैपिटलिस्टिक सपोर्ट भी अट्रैक्ट किया क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को बेटर कस्टमर के रूप में दिखाया। इससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे थे। अब ब्रिटिश रिट्रीट आफ्टर 1858 को देखते हैं। 1858 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो उनकी मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेज आए। जैसे पॉलिसी चेंजेज। 1858 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी में हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन को एबंडेंट किया गया। मतलब पहले जो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन चल रही थी उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली छोड़ा गया। इंडियन शिफ्ट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। इंडियंस ने अपनी कल्चर को एसेट करते हुए मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट किया। वो अपने ट्रेडिशन वैल्यू के साथ मॉडर्न आइडियाज को अपनाने लगे। ब्रिटिश अलाइनमेंट विद कंजर्वेटिव एलिमेंट्स। ब्रिटिश ने सोशली ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के साथ अलायंस बनाया। इसका मतलब था कि वो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को इनकरेज कर रहे थे ताकि उनको अपना कंट्रोल बना रहे। ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसीज इन इंडिया को देखते हैं। ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी काफी इंपीरियलिस्टिक थी और उसका मेन एम था अपने कमर्शियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इस पॉलिसी की वजह से इंडिया के बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट हुए। जैसे पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का एक मेन एम था पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। मतलब उनको अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के अंदर और बाहर दोनों जगह स्टेब्लिश करना था। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट। ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट को एक्सपेंड करना भी एक मेजर गोल था। वो ट्रेड और कॉमर्स को अपने फेवर में रखना चाहते थे जिससे उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट हो। मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड इंपीरियलिस्टिक एम्स। ब्रिटिश ने अपनी मॉडर्न कम्युनिकेशन और इंपीरियलिस्टिक एम के थ्रू अपने कंट्रोल को एक्सपेंड किया। इसके लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का यूज किया। कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग कंट्रीज। ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी की वजह से रशिया और फ्रांस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई जो इंडिया के नेचुरल फ्रंटियर के बाहर थे। ये कॉन्फ्लिक्ट उनके इंपीरियलिस्टिक गोल को सपोर्ट करते थे। इंडियन एक्सपेंसेस एंड ब्लडशेड। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉस्ट इंडिया के रिसोर्सेस और लाइफ पर पड़ा। मतलब इंडियन पीपल को ब्लड शेड और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका फायदा ब्रिटिश इंटरेस्ट को होता था।